हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज मैं आप लोगों के सामने सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जो हिस्ट्री का अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसका जो फर्स्ट पेपर है उसमें कुछ हिस्टोरियंस दिए गए हैं। उनमें से कार्ल मार्क्स भी एक हिस्टोरियंस है। तो आई होप आज की वीडियो है आप लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होने जा रही है। लेट्स स्टार्ट वीडियो। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल्स हेनरिच मार्क्स था। कार्ल हेनरिच मार्क्स का जन्म 5 मई सन 1818 में जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बोलन तथा बर्लिन में हुई थी। इन्होंने 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। इंग्लैंड में अध्ययन करते समय उनकी रुचि इतिहास और दर्शन में हुई थी। अपने देवासन के समय 1883 ईस्वी तक वे लंदन में रहकर सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर निरंतर विचार करते रहे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में सन 1818 में हुआ था और इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो बर्लिन में हुई। 1836 में ही इन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इंग्लैंड में अध्ययन करने के कारण इनका जो इंटरेस्ट था इतिहास और दर्शन में हो गया और इनकी मृत्यु पर्यंत वो क्या है लंदन में रहकर ही सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर निरंतर विचार करते रहे और उनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। मार्क्स पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति और जर्मनी की बौद्धिक क्रांति का प्रभाव पड़ा। आर्नोल्ड रूज और लुडविग के विचारों के प्रभाव से उन्होंने हिगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की नवीन व्याख्या की। भौतिकवाद को सर्वोत्तम और सर्वोत्तम वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय इनको ही है। इन्होंने हिगल का प्रमुख उत्तराधिकारी भी कहा जा सकता है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत को स्वीकार करने के कारण वे हिगल के अनुयायी थे, जबकि विज्ञानवाद को भौतिकवाद की ओर विस्थापित करने के कारण हिगल के विरोधी भी थे। मार्क्स के ऊपर क्या है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उसका इफेक्ट था, फ्रांस की राज्य क्रांति का, जर्मनी की बौद्धिक क्रांति का प्रभाव पड़ा था उनके विचारों पर। आर्नोल्ड रूज और लुडविग के विचारों के प्रभाव से उन्होंने क्या है जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत वो हिगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को अपनाया था और उसकी नई व्याख्या दी थी। उन्होंने भौतिकवाद को सर्वोत्तम और सर्वोत्तम वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय इनको है। इन्होंने इनको क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अपनाने पर हिगल का उत्तराधिकारी माना जाता है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत को स्वीकार करने के कारण वे हिगल के अनुयायी थे, जबकि विज्ञानवाद को भौतिकवाद की ओर विस्थापित करने के कारण इनको हिगल का विरोधी भी माना जाता है। मार्क्स ने 1839 से 1841 में एपिक्यूर के भौतिकवादी दर्शन पर एक निबंध लिखा था। उसके बाद वे पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और राइन नीत्शे साहित्य उनके संपादक भी बने। 1843 में वे पेरिस गए और समाजवादी विचारों से परामर्श किया। 1844 में उन्होंने पेरिस में अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया और वहां से निर्वासित होने पर 1848 तक इसे जारी रखा। सन 1844 में ही जब वे एंजलिस जर्मनी से लौटते समय पेरिस आए तो उनकी भेंट मार्क्स से हुई। तो एंजलिस का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक एंजलिस। दोनों के सहलेखन में अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए। सहलेखन मतलब उन्होंने दोनों ने साथ मिलकर कार्य कर लेखन शैली पर। मार्क्स ने 1848 में 7 साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। उसी वर्ष जर्मनी में एक क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, किंतु वह तत्काल बाद ही समाप्त हो गया। इसके बाद ही वे शीघ्र ही इंग्लैंड चले गए और वहां जीवन पर्यंत अध्ययन में व्यस्त रहे। लगभग 20 वर्षों के इस अध्ययन का निष्कर्ष महान ग्रंथ दास कैपिटल में सुरक्षित है, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद उनके मित्र जो फ्रेडरिक एंजलिस ने उनकी टिप्पणियों के आधार पर प्रकाशित किया। अब हम नीचे उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को देखेंगे। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स 1844, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1848 में, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1859 में, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट 1865 में। दास कैपिटल के 3 वॉल्यूम थे
जैसा कि हमने ऊपर देखा कि उन्होंने दास कैपिटल का फर्स्ट पार्ट तो स्वयं खुद लिखा था और उनका दूसरा और तीसरा वॉल्यूम था वो फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा उनकी टिप्पणियों के बेस पर लिखा गया था। द ग्रोथ ऑफ प्रोग्राम 1875। मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर दी होली फैमिली और जर्मन आइडियोलॉजी तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। ग्रंथ एंजल्स की एक उल्लेखनीय कृति है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो मार्क्स ने क्या है, एंजल्स के साथ मिलकर कौन कौन सी फेवरेट बुक्स लिखी? द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। इसके अलावा न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून, द इंस्पेक्टर तथा न्यू अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया में भी उनके सारगर्भित लेख प्रकाशित हुए थे, जिसके आधार पर कार्ल मार्क्स का नाम आज भी इतिहास में याद किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने मार्क्स का जीवन परिचय देखा और उनकी बुक्स के बारे में हमने जाना कि उन्होंने कौन कौन सी मुख्य पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी मुख्य पत्रिकाएं लिखी और उनका जीवन शैली किस प्रकार की रही। हमने इस सब के बारे में इसमें जाना। अब हम आगे जानेंगे मार्क्स की दार्शनिक विचारधारा के मुख्य आधार या सिद्धांत भी कह सकते हैं। उनके 4 स्तंभ हैं। फर्स्ट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सेकंड है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, नंबर 3 है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, 4 है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इनकी क्या है, चारों की थोड़ी थोड़ी व्याख्या हम अब आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो हम पहले भी जान चुके हैं कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक है वो उसका सिद्धांत किससे लिया था? हीगल से लिया था। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवादी के सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया और जो भौतिकवाद दृष्टिकोण था वो फायरबाख से लिया है। तो बच्चों आप जान गए होंगे कि जो द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद दोनों वर्ड्स हीगल ने मार्क्स ने किससे लिए थे? तो द्वंद्वात्मक पद्धति को उन्होंने हीगल से ग्रहण किया और जो भौतिकवाद वर्ड था वो उन्होंने किससे ग्रहण किया? फायरबाख से लिया। यद्यपि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का सिद्धांत हीगल से ग्रहण किया, परंतु हीगल के द्वंद्वात्मक को मार्क्स ने उल्टा कर दिया। उन्होंने क्या है, जो हीगल का द्वंद्वात्मक विचार था उसमें कुछ चेंजेस किए। मार्क्स ने कहा कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर, मस्तिष्क या आत्मा के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल, भौतिकता के आधार पर खड़ा कर दिया। तो उन्होंने क्या है, हीगल का जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी उसमें क्या है, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देकर उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। हीगल यह मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है। उनका मानना है कि इसके 3 अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो इसको क्या है, एक गेहूं का एक एग्जाम्पल लेके भी समझा जा सकता है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद में आत्मवाद के स्थान पर किसको प्रमुखता दी है? भौतिकतावाद को। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हीगल के द्वंद्वात्मक और मार्क्स के द्वंद्ववाद में क्या अंतर था। मार्क्स के अनुसार पदार्थ अथवा भौतिक तत्व ही अंतिम वास्तविकता है और वही विकास की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। तो मार्क्स का मानना था कि पदार्थ अथवा भौतिक तत्व ही अंतिम वास्तविकता है, वही क्या है, विकास की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास संबंधी दृष्टिकोण, जिसके अनुसार इतिहास में आकस्मिकताओं, संयोगों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं में कोई स्थान नहीं है, बल्कि इतिहास को एक तार्किक और क्रमबद्ध विकास का परिणाम माना जाता है। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत मानव समाज की निम्नलिखित 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो मार्क्स ने
प्रतिपादित किया है कि जो इतिहास संबंधी जितने भी दृष्टिकोण हुए हैं उनके अनुसार क्या है, आकस्मिकताएं, संयोगों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं का कोई न कोई स्थान जरूर है, बल्कि इतिहास को एक तार्किक और क्रमबद्ध विकास का परिणाम माना जाता है। तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री है, उसमें हम देखते हैं पहले किस प्रकार से कौन कौन से कालखंड आए, उसके बाद कौन सा कालखंड आया। तो इस प्रकार से हम हर चीज़ में एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी वही कहा गया है कि एक तार्किक और क्रमबद्ध विकास का परिणाम माना है उन्होंने, भौतिकवादी व्याख्या जो मार्क्स जी की थी उसमें। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत मानव समाज को निम्नलिखित 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। उसमें है आदिम साम्यवादी युग, फिर दास युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, संक्रमण काल और फिर साम्यवादी काल। अब हम थर्ड सिद्धांत देखेंगे, वर्ग संघर्ष सिद्धांत। मार्क्स के दर्शन में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है। मार्क्स ने कहा है कि अब तक जितने भी समाज हुए हैं इन सब का अपना कोई न कोई इतिहास जरूर रहा है, क्योंकि हर समाज में क्या है, इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। स्वामी और दास का इतिहास, उच्च कुल और निम्न कुल का, जमींदार और किसान का, अर्थात शोषण करने वाले और शोषित देव एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। यह ऐसा संघर्ष है कि जो प्रत्येक बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में समाप्त हुआ, फिर युद्ध में लगे हुए दोनों वर्गों के सर्वनाश में। तो मार्क्स ने माना है कि जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो शुरू से ही 2 पक्षों में चला आया है। 2 समाज होते हैं, एक शोषित वर्ग होता है और दूसरा शोषक वर्ग होता है। तो हमने देखा कि जितने भी समाज के अंदर जितने भी इतिहास वर्ग हैं उनमें क्या है, आपस में जरूर टकराट रही है। आप स्वामी या दास का इतिहास देख लीजिए, उच्च कुल और निम्न कुल का देख लीजिए, जमींदार और किसान का इतिहास को ले लीजिए। और मेन कहें तो एक शोषण करने वाला होता है, दूसरा क्या होता है, शोषित होता है उससे। तो इस प्रकार वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को उन्होंने बताया। इस प्रकार मानव इतिहास के प्रारंभ से ही 2 वर्ग चले आ रहे हैं। इनमें एक वर्ग उत्पादन के साधन का स्वामी रहा है, दूसरा वर्ग उन श्रमजीवियों का रहा है जो अपने श्रम से मूल्य का उत्पादन करते हैं। तो मार्क्स ने बताया कि मानव इतिहास में प्रारंभ से ही 2 वर्ग रहे हैं। एक वर्ग क्या है कि चीज़ों का प्रोडक्शंस करता है और दूसरा उसका स्वामी होता है। तो एक क्या हो गया, स्वामी हो गया, दूसरा श्रमजीवी हो गया। 4 है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो हमने पहले भी देख लिया कि दास कैपिटल क्या है, मार्क्स की बहुत ही फेमस बुक रही है। उसके अंदर उन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत में मार्क्स यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था श्रमिकों के शोषण पर आधारित है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी लोग वो हैं कि जो श्रमिकों का शोषण करते हैं और पूंजी को इकट्ठा करते हैं, तो उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रखा है। और श्रमिक लोग जिनका शोषण होता है उनको श्रमिक कहा गया है यहाँ। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो एक अर्थशास्त्री हुए हैं उनसे लिया गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो ने यह कहा था, किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस श्रम के आधार पर होता है जो उसके उत्पादन के लिए किया जाता है। कार्ल मार्क्स ने जो अर्थशास्त्री रिकार्डो के विचारों का समर्थन करते हुए उसमें यह और जोड़ दिया कि प्रत्येक श्रमिक अतिरिक्त मूल्य का निर्माण भी करता है। तो हमने देखा कि मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे लिया था, जो अर्थशास्त्री रिकार्डो से लिया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो का यह मानना था किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण क्या होता है, किसी व्यक्ति की श्रम के आधार पर होता है। लेकिन मार्क्स ने उनमें कुछ विचारों को और ऐड कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक श्रमिक क्या है, अतिरिक्त मूल्य का निर्माण भी करता है।
मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है जिसे वह वास्तव में पाता है। तो लास्ट फाइनल में क्या है, मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने कहा है कि मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। तो इसमें बताया कि एक वर्ग श्रमिक है, दूसरा शोषित वर्ग एक शोषित वर्ग है, दूसरा श्रमिक वर्ग है। तो कार्ल मार्क्स को जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। तो हम लोगों ने ये देखा कि कार्ल मार्क्स क्या थे, जर्मन के दार्शनिक थे, एक अर्थशास्त्री भी कहा जा सकता है उनको, वो एक हिस्टोरियंस थे, साथ में एक राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों को दिया है। ये समाज के आधार पर उन्होंने शोषक और शोषित वर्ग को देखा, इस प्रकार से वो एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं को लिखा, वो एक पत्रकार भी थे, साथ में वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप लोगों के समझ में आया है तो एक सब्सक्राइब और लाइक्स तो ज़रूर बनता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार से आगे भी वीडियो